नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव ने किया अलवर के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण। नवनिर्मित भवनों को सुचारू करने के लिए दिए निर्देश। उपकरणों के रखरखाव पर लगाई फटकार। मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन बाला किला में साबरी बंधुओं ने बांधा समा। इबादत, प्रेम व भाईचारे का दिया संदेश। शुक्रवार को भी हुए अनेक आयोजन। कैबिनेट मंत्री के इलाके में भी पिछले एक माह से गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। जलदाय विभाग अधिकारी सतत प्रक्रिया के तहत मॉनिटरिंग कराए जाने का फिर भी कर रहे हैं दावा। और आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अलवर पुलिस हुई सजग। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की हो रही है तस्दीक। कश्मीर और हरियाणा के बाहर लोगों से पूछताछ हुई शुरू। शनिवार को सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट भिवाड़ी का उद्घाटन हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के न्यायाधिपति एमएन भंडारी ने सुबह विधिवत रूप से कोर्ट का उद्घाटन किया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भिवाड़ी बार एसोसिएशन के साथ साथ नगर परिषद अध्यक्ष संदीप दाइमा के साथ साथ सभी पार्षदों और बीएम अध्यक्ष ने स्वाफा पहनाकर स्वागत किया। भारत के नक्शे पर पूरी दुनिया में पहचान रखने वाले औद्योगिक इलाका भिवाड़ी जिस सुविधा के लिए 40 साल से प्रयासरत था, वो हसरत आज पूरी हो गई। जिला जज और भिवाड़ी बार एसोसिएशन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भिवाड़ी में न्यायालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने आए जयपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एमएन भंडारी ने फीता काटकर न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में भिवाड़ी बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर कुछ मांगे भी रखी, जिसमें सभी भिवाड़ी नगर परिषद में आने वाले सभी 99 गांवों का न्याय क्षेत्र भिवाड़ी हो और साथ ही एसीएम और एडीजे कोर्ट को भी लाया जाए, ये मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग से संबंधित सभी मामले भिवाड़ी में ही निपटाए जाएं। अभी तिजारा में इन मामलों की सुनवाई होती है। मुख्य न्यायाधीश ने सभी मांगों पर गौर करते हुए कहा कि अभी एक सीढ़ी चढ़ी है और अब आगे इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल कोर्ट परिसर का भवन छोटा होने से यहाँ 3 या 4 कोर्ट चलाना मुश्किल है। जिला न्यायाधीश के सहयोग और भिवाड़ी चेयरमैन के सहयोग से जल्द ही जगह मिलने पर नया भवन बनेगा, जहाँ 3 से 4 कोर्ट चल सकेंगे। इस काम के लिए जयपुर हाई कोर्ट भिवाड़ी के साथ है। उद्घाटन समारोह के दौरान समारोह की अध्यक्षता अलवर के जिला जज ने की। मुख्य न्यायाधीश ने स्वागत गीत गाने वाले बच्चों के साथ साथ मंच संचालक स्थानीय डॉक्टर रूप सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही यूआईटी और बीएमए के साथ साथ चेयरमैन संदीप को भवन के लिए सहयोग देने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षदों के साथ साथ बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं के साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे। आर्टमिस हॉस्पिटल गुड़गांव ने एक कदम और बढ़ाते हुए भिवाड़ी में अपनी शाखा खोल दी है। भिवाड़ी के इजी डे मॉल में आर्टमिस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और ओपीडी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन आर्टमिस हॉस्पिटल की सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती ने किया। आर्टमिस हॉस्पिटल की भिवाड़ी शाखा का भव्य उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन आर्टमिस की सीईओ डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती ने किया। गुड़गांव के मशहूर अस्पताल ने भिवाड़ी में मरीजों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए इमरजेंसी ट्रॉमा और ओपीडी की बेहतर व्यवस्था की है। अस्पताल में एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। आर्टमिस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। मरीजों के हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ बेहतर सुविधा है और कुशल डॉक्टरों से मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। लोगों को अब इलाज के लिए गुड़गांव का रुख नहीं करना होगा। इस मौके पर भिवाड़ी के तमाम डॉक्टर भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव मुकेश कुमार ने शुक्रवार को अलवर के तीनों राजकीय चिकित्सालयों सहित राजगढ़ क्षेत्र स्थित चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
सचिव ने अलवर शहर स्थित मुख्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और चाइल्ड केयर यूनिट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव मुकेश शर्मा के साथ जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। जबकि राजगढ़ चिकित्सालय के निरीक्षण का दौरा एडीएम विनय नगायज, सीएमएचओ हंसराज मीना, एसडीएम रामावतार शर्मा, तहसीलदार अमी आल यादव, चिकित्सा प्रभारी जीपी मीना, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, मीना गुप्ता व महेश मीना सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव मुकेश कुमार ने शुक्रवार को अलवर के तीनों राजकीय चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए उपकरणों व भवनों को सुचारू करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव शुक्रवार सुबह जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल के साथ सबसे पहले सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां ओपीडी व भर्ती मरीजों को देखने के लिए वार्डों में पहुंचे, जहां सफाई संबंधी व मरीजों के बेडों के आसपास फैली गंदगी को देखकर स्वच्छता के निर्देश दिए। वहीं मरीजों से बेहतर इलाज के लिए जानकारी भी ली। इस दौरान जनाना अस्पताल में नवनिर्मित भवन का जायजा लिया गया। वहीं प्रसव कक्ष को लेकर संबंधित ठेकेदार को भी आगाह किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कक्ष को और बड़ा किया जाना चाहिए था, जिस पर तुरंत अमल करने के निर्देश दिए गए। मेरे को प्लानिंग तो पाए मतलब एक बाई चांस 54 का गया हमारा दूसरा इंसान वो अमाउंट 3 कम से कम अरे यार बोल नहीं चलते यार हमारे जैसे ज़्यादा देख आगे रिकॉर्डिंग चल रही है। पेशेंट की ओपीडी रश होता है 200 एक डॉक्टर ही देखता है, एक 3 डॉक्टर, एक यहाँ पर रहता है तो सारा हमारा हम आते हैं ताकि जैसे कोई एनेस्थीसिया वगैरह ये हमारा असिस्टेंट है ये हमारा असिस्टेंट है। वहीं जनाना अस्पताल में निरीक्षण के दौरान झारखेड़ा निवासी महिला रूपा देवी पत्नी रामोतार नट ने अधिकारी को जानकारी देते हुए अपनी समस्या स्वास्थ्य सचिव के समक्ष रखी। रूपा देवी ने बताया कि 3 महीने पूर्व जनाना अस्पताल में उसका प्रसव हुआ था। वहीं 3 माह बीत जाने के बावजूद प्रसूता को दी जाने वाली 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली। वहीं संबंधित कर्मचारी खाते में राशि आने की बात कहता है, जबकि बैंक में खाते में भी पैसे नहीं आए, जिस पर शासन सचिव ने पीएमओ को प्रसूता के समस्या समाधान तुरंत किए जाने के निर्देश दिए। ना कोई चेक दिया, फिर हम कितने दिन परेशान रहे, बीमार हो गए, हमारे पास पैसे नहीं, गरीबों को सुविधाएं दे रही थी सरकार ने। फिर हमने कंप्लेन किया तो बोले 104 नंबर पे जाओ। उसमें ये पूछा क्या वो पैसे हमारे नहीं आए, तो बोले हमने तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, हम नहीं आए, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला कहाँ कंप्लेन करूँ, फिर ये बता दीजिए शिकायत कहाँ दर्ज करें। बोले हमें नहीं मालूम, कहीं 3 महीने हो गए डिलीवरी। हाँ यही जनाना हॉस्पिटल सब रही, आज तो नहीं लाई। ये रही, ये जब हुआ था जो इसमें ही एडमिट कराया, तो हमें नहीं मालूम, कहीं भी दर्ज कराओ तुम शिकायत। बैंक वाले खाते फेंक दे, तुम्हारा आए नहीं, तुम कितनी बार चेक कराओ। बैंक के अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर सब दर्ज करा दिया। हमने कहा कोई शिकायत है तो ये भी बता दीजिए कि हमारी नंबर गलत है, अकाउंट नंबर गलत है, नाम गलत है, तो हम चेंज करवा दें।
ये अभी 3 महीने हुआ ये बच्चा हुआ है ना। सरकारी में एडमिट किए हुए थे, मेरा सीरियस था, फिर वहाँ पे एडमिट किए थे। जब बच्चा हो गया उसके बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे हमें नहीं मिले। हमने यहाँ पे दर्ज कराई तो यहाँ पे बोले 104 नंबर में जाओ। 104 नंबर पे गई, वहाँ पे बोले कि यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। मैंने बोला अकाउंट में तो मेरे 1 भी रुपये नहीं आए। बैंक में जाती हूँ, खाता दिखाती हूँ, बोलते पैसे नहीं आए। वो उठा कर फेंक देते। 3-4 बार जाएंगे वो भी परेशान हो जाते, बैंक वाले फेंक देते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से खाता खुलाया, खाता भी नहीं खुले थे, आधार नंबर वगैरह भी, शादी के साल नहीं हुए थे, तो इसलिए अभी इतनी प्रॉब्लम में। अब बच्चा बीमार होता है, हम कहाँ से पैसे लाए? गरीब, जब सरकार सुविधा दे रही सरकार तो हमें देनी चाहिए। वो पैसे हमारे तक पहुँचते ही नहीं, पता नहीं क्या। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी बताए कि हाँ तुम्हारे अकाउंट का प्रॉब्लम है, नाम नंबर गलत है, ये भी नहीं बताया। और ऐसे यहाँ पे 104 नंबर पे हमें नहीं मालूम, कहीं भी शिकायत दर्ज करो, ऐसा बताया। 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने 10-15 दिन। वहीं सामान्य चिकित्सालय, जनाना अस्पताल एवं शिशु चिकित्सालय निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि जिन भवनों को सुविधाओं के अनुसार निर्मित किया गया है उन्हें तुरंत प्रभाव से सुचारू किया जाना चाहिए। वहीं मरीजों को आने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत समाधान के निर्देश दिए ताकि सरकारी अस्पताल आदर्श अस्पताल के रूप में उभर कर आ सकें। कई सारी बातें थी जो बताइए किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। विशेष तौर पे किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है? कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पेशेंट के ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है, सफाई व्यवस्था, प्लस जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पेशेंट्स को, वो सबका ख्याल। तो पहली बात तो एक बेड पे 2-2 कहीं नहीं है, खाली पड़े बेड तो ऐसी बात नहीं है खाली, जैसे एक पे 2-2 की आवश्यकता नहीं है। अभी आज के दिन जो देखा मैंने, एक पे 2-2 तो कहीं नहीं है। हाँ, कभी जब ज़्यादा होंगे कई जगह कई टाइम हो सकता है कि जब एक साथ ज़्यादा पेशेंट आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट किसी को डिनाई नहीं कर सकता। आमतौर पर शिशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर मिलते हैं, आज पहली बार 3 देखने को मिले, इसलिए भीड़ नहीं है। कई जगह दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए, सफाई की भी कई जगह कमियाँ थी, बोला है टाइमली ये व्यवस्थाएं जो ऐसी हैं हॉस्पिटल में, देखो रेगुलर लोग आते रहेंगे, गंदी भी होती रहेगी, सफाई भी होती है, रेगुलर व्यवस्था चालू करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। जो नई कंस्ट्रक्शन हो रखा है, चाहे JSY वार्ड हो चाहे ट्रॉमा हो, तो जो कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करके जल्दी चालू करना है। वो जो व्यवस्थाएँ हैं उनको चुस्त दुरुस्त करना, जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसका यूज़ करें तो उससे अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डॉक्टर जो कम है उनको भी पूरा करेंगे, अभी नए रिक्रूटमेंट करें, उनमें से कुछ लगाएं और देख रहे हैं हम नए रिक्रूटमेंट और करेंगे। और एक नई हम डिस्कशन चल रहा है कुछ किस तरह से स्पेशलिस्ट का नंबर बढ़ाया जाए, वो अभी चर्चा स्टेज पे है। वो जो फाइनल हो जाएगा तो आने वाले समय में स्पेशलिस्ट की कमी है पूरे, न केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बल्कि पूरे पेरिफेरी में भी दूर है। लेबर रूम पर टिप्पणी की गई थी, अभी लेबर रूम तो नया बनाया है, उसको नेचुरली शिफ्ट करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। बताया ना, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको यदि यूज़ करना शुरू करेंगे तो नेचुरली डिकंजेशन होगा। ट्रॉमा को भी शुरू करेंगे जल्दी, एक तो मैंने बोल दिया जल्दी ठीक करके उसको दुरुस्त करके। प्रसूता ने भी एक समस्या रखी है आज इस तरह, उसको भी मैंने बोल दिया चेक कराएंगे। भाई जो स्ट्रेचर है कमी पड़े तो आप और परचेज कर लो। कई बार 108 जल्दी ले आते हैं मरीज को, लेकिन स्ट्रेचर के अभाव में खड़े रहना पड़ता है उनको। यदि ऐसी कमी है तो आप दुरुस्त करो। राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव ने आज औचक निरीक्षण किया अपने सामान्य चिकित्सालय और जनाना अस्पताल सहित शिशु चिकित्सालय का। वहीं इस दौरान कुछ खामियां देखने को मिली, वहीं उन्होंने कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनको फटकार भी लगाई है, उनकी जिस तरह की कार्यशैली है उनको देखते हुए। वहीं लगातार जो निरीक्षणों का दौर है उसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरह की कमियों पर अब तक प्रकाश डाला गया और उन पर विचार किया गया है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है वहाँ नया लेबर रूम खोला गया है जनाना अस्पताल के बाहर, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में आगामी प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा यह देखने का विषय है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं भगवान सैनी, 24 न्यूज अलवर। जिला प्रभारी सचिव एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव मुकेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित राजगढ़ क्षेत्र का दौरा करते हुए चिकित्सालय का निरीक्षण किया। शर्मा ने कस्बे के CHC का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। CHC में चाइल्ड केयर यूनिट में अव्यवस्थाओं के लिए CMHO व प्रभारी CHC को फटकार लगाई। उन्होंने चिकित्सकों की स्थिति, वार्डों का निरीक्षण व महिला चिकित्सालय में प्रसूति वार्ड, कुपोषण वार्ड, लेबर रूम व अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जानकारी ली। सचिव के निरीक्षण से चिकित्सालय में आनन फानन में सफाई की गई व सभी कर्मचारी गणवेश में नजर आए। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने कस्बे में सोनोग्राफी मशीन शीघ्र चालू करने, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र चिकित्सक लगाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने CHC में मरीजों को रात्रि में होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रभारी को रात्रि पारी में चिकित्सक लगाने की हिदायत दी।
सचिव ने सोनोग्राफी के लिए चिकित्सक को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के लिए CMHO निर्देश दिए। वहीं रिक्त चल रहे नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर ADM विनय नंगायच, CMHO हंसराज मीना, SDM रामवतार शर्मा, तहसीलदार अमीलाल यादव, चिकित्सा प्रभारी GP मीना, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, मीना गुप्ता व महेश मीना सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। कई कुछ समस्याएं थी, उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे एक तो सोनोग्राफी मशीन प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही है, उसके लिए मैंने कहा है कि एक MO को ट्रेन करा दें, जिससे कि क्योंकि एक डॉक्टर ट्रेंड है अभी, वो कैंप में ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो दूसरा रहेगा तो 2 में से फिर एक कोई ना कोई उपलब्ध रहेगा। ये स्थिति देंगे डॉक्टर्स को इंश्योर करो, सभी डॉक्टर्स, आप जो इंचार्ज हैं, आपकी जिम्मेदारी है इंश्योर करेंगे सभी डॉक्टर्स हमेशा ड्रेस में रहेंगे, ड्यूटी लगाएंगे। मैंने कह दिया आप भी इंश्योर करो इस बात को, नाइट ड्यूटी और वो महिला चिकित्सालय में रहेंगे, ठीक है। नाइट ड्यूटी में रहता है स्टाफ का सर, उस समय स्टाफ जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। और अभी कुछ और पोस्टिंग करेंगे, अभी एक टाइम और आएंगे तो। मत्स्य उत्सव के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम में आर्मी से जुड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को दूसरे दिन भी नहीं हो सका। इन हालातों के चलते आर्मी से जुड़े शस्त्रों की प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोगों को बड़ी निराशा हुई। साथ ही स्टेडियम पहुंचे लोगों ने प्रशासन व आर्मी के बीच इस प्रदर्शनी को लेकर की गई तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ मत्स्य उत्सव के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगाई गई एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों का बच्चों व बड़ों ने काफी हद तक आनंद लिया, जिसकी एक वानगी आप स्वयं देख और सुन सकते हैं। मत्स्य उत्सव के दौरान आर्मी द्वारा प्रदर्शनी लगाए जाने को लेकर जहां एक दिन पूर्व भी खासी चर्चा रही कि प्रदर्शनी कब शुरू होगी, वहीं आज भी हालात ऐसे ही रहे कि प्रदर्शनी के नाम पर जब भी कोई कुछ देखने गया तो स्टेडियम में खाली मैदान नजर आया। ऐसे में लोगों को भी निराशा हुई कि आखिर इस प्रदर्शनी को लेकर प्रशासन द्वारा प्रचार तो किया गया लेकिन प्रदर्शनी देखी नहीं गई। तो चलिए हम लोगों से मिलाते हैं कि आखिर किस तरह का नज़ारा देखने को मिला। आज सुबह 10 बजे से 5 बजे आर्मी प्रदर्शन कर रही है, इसलिए आए थे सर। आर्मी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर खेत पूरा चल रही सर। कोई जानकारी देने के लिए मिला कि क्या है, कैसे है व्यवस्था? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं मिली। आज हमने ये देखा था कि 10 से 5 बजे तक यहाँ पर आर्मी के शस्त्र वगैरह का प्रदर्शन है, तो कल भी था पर कल भी कैंसिल हो गया था, तो हमने कहा आज तो हो ही जाएगा, तो हम तो उसी को देखने आए। लेकिन अभी तो यहाँ कोई तैयारियाँ दिख नहीं रही। अभी तो खैर आधे घंटे हुआ है, इसलिए निराशा तो क्या भी देखते हैं, पर जो कि आज कल जब हो चुका था तो आज तो हो ही जाना चाहिए था। अब तो यहाँ तो लग भी नहीं रहा होगा, 11 साढ़े 11 तो बज गए हैं, अब तो क्या होगा। देखा आपने कि लोग किस तरह निराशा के दौर से गुजरते रहे और लोगों ने भी सवाल खड़ा किया कि आखिर जब ये प्रदर्शनी लगनी नहीं थी तो इसका प्रचार प्रसार क्यों किया गया। ऐसे में लोगों की संभावनाएं इस कदर टूटती नजर आई कि लोगों ने ये तक कहा कि अब ये प्रदर्शनी लगेगी भी नहीं। तो ऐसे में फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन उन कार्यों को लेकर क्यों हवाला देता है जो कार्य कहीं ना कहीं व्यवधानों के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसे हालातों में क्या अगली बार सुधार होगा, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता। दीपावली से पूर्व नगर परिषद व जिला प्रशासन शहर भर से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था। वहीं दीपावली का त्योहार चले जाने के कई सप्ताह बाद भी अलवर शहर के नयाबाद चौराहे से लेकर काला कुआं की तरफ जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ न सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करते हुए पशुपालन का कार्य रोड के किनारे पर किया जा रहा है, बल्कि सरकारी कार्यालयों के मुख्य गेट के आसपास भी पशुपालकों द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर अतिक्रमण किया गया है। दूसरी तरफ इस मार्ग पर ही बजरी व्यापार से जुड़े व्यवसायी द्वारा बड़े स्तर पर सड़क के दोनों किनारों को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए बजरी का पहाड़ खड़ा किया हुआ है, जिसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाला यातायात न सिर्फ हर दिन प्रभावित होता है बल्कि इन हालातों में दुर्घटना के हालात भी बने रहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इन हालातों की मुख्य वजह क्या है।
अलवर शहर के अधिकांश मार्गों को इसलिए बनाया गया कि एक आम आदमी अपने घर से लेकर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। ऐसे में नयावास चौराहे के इस मार्ग पर एक नया नज़ारा देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस नज़ारे के लिए अहम किरदार है। अच्छा ये बताएं, ये बजरी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये बजरी टोंक से आती है। टोंक से आती है। हाँ। लगभग किस चीज़ में लेके आते होंगे आप? ट्रक से आती है सिर्फ। ट्रक से आती है। तो एक ट्रक में लगभग कितनी बजरी आ जाती होगी? एस गाड़ी एलपी गाड़ी में तो आती है 9 टन। 9 टन। हाँ। और 12 चक्के में आती है करीब 18-20 टन। तो 12 चक्के वाला भी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है? हाँ। तो फिर रखने के लिए जुगाड़ अंदर है ना जगह? अंदर बाहर है ही रोड। हाँ। तो एक ट्रक 2 जगह खाली होता है, आधा आधा। हाँ। क्योंकि इतनी जगह नहीं, रोड पे नहीं आनी चाहिए बजरी। बजरी रोड पे रोड से कच्ची है अंदर। कच्ची है तो ये रोड है, रोड से दूर है ये। नहीं, जैसे रोड पे तो वाहन चलेंगे, पैदल आदमी तो बिल्कुल रोड पे चलता नहीं, हो तो किनारे ही चलता है, वो बजरी पे चढ़ के चले। भाई अगर रोड पे अगर वाहन चलेगा तो रोड टैक्स देवे। गवर्नमेंट रोड टैक्स भी तो ले रही है, सारी गाड़ी चल रही है। हाँ। नहीं, और जो पैदल चल रहे हैं वो कहाँ रोड के ऊपर चले? पैदल साइड में चलो। साइड में कहाँ? साइड में तो आपकी बजरी है। बजरी तो दूर है। कहाँ दूर है? आप खड़े हो खाएं। बजरी है ना मेरे पाँव के नीचे भी। आपसे दूर है। अब यूँ तो बजरी तो उड़ के भी चल जाएगी। हाँ। और ये इतना बड़ा ट्रैक्टर जो खड़ा है, ये टैक्स तो दे ही रहे हैं। ट्रैक्टर का टैक्स दे रहे हो इसलिए आप खड़ा रखो। चलिए, इनकी साफ तौर पे दादागिरी है कि हम टैक्स देते हैं इसलिए यहाँ खड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो नगर परिषद और यूआईटी प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सोया रहता है। क्या हो सकता है कि इसमें कहीं कमीशन खोरी का भी कोई खेल हो कि ऐसे लोग अपनी मनमानी तरीके से पूरा रोड घेर लेते हैं, रोड क्या कहें, रोड का पूरा किनारा घेर लेते हैं जहां पैदल यात्री चल सकता है। लेकिन पैदल यात्री चले ना चले या कहीं और चला जाए, ना प्रशासन को चिंता है ना इनको चिंता है। सिर्फ चिंता है तो अस्पताल को, क्योंकि ऐसे हालातों में जो दुर्घटनाएं होंगी वो सीधे अस्पताल का रास्ता दिखाएंगी। और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ एक और सज्जन है, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, कितने टाइम तक ये व्यापार चलता है आप लोगों का? 12 महीने चला। और 12 महीने चलता है। तो लगभग कितनी बजरी एक बार में रख पाते होंगे आप ऐसी जगहों पर? एक ट्रक ही आएगा। एक ट्रक ही आ पाती है। तो रोड पे भी आ जाती है, और जो रोड का किनारा है जहाँ पैदल लोग चलना चाहें तो वो कैसे बजरी के ऊपर से यूँ गुजर जाते हैं? तुम्हारा रास्ते बना रहे हैं ना। नहीं, बना तो रहे हैं, लेकिन बहुत बार यहाँ पे इस बजरी के चलते व्यवसाय जो आपकी बात मान रहा हो ना, आप तो सफाई कर रहे हैं। सफाई तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कभी किसी विभाग ने रोका क्या आपको कि आप बजरी का व्यापार यहाँ नहीं करेंगे? अभी तो रोका कोई नहीं है। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि विभाग ने कभी मना नहीं किया और इनको लगता है कि इनके इस व्यवसाय के चलते कोई दुर्घटना नहीं घटती, और अगर लोग परेशान हैं तो पहले व्यवसाय के लिए इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। परेशानी बात की बात है, लेकिन विभाग क्या करता है ये फिर एक सवाल है। जिस तरह आपने हमारी इस पूरी खबर के दौरान देखा कि किस तरह लोग अतिक्रमण करते हुए अपना व्यवसाय चमकाने में लगे हैं, और साथ ही इस बजरी व्यवसाय के चलते इस मार्ग से जाने वाले लोग अधिकांशतः दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन विभाग क्यों सो रहा है ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ये कब तक सोता रहेगा ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के हालातों में क्या सुधार होगा या स्थिति यूं ही बनी रहेगी, ये देखने का विषय है। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता, 24 के लिए। अलवर शहर के हृदय स्थल को इन दिनों अवैध पार्किंग का दंश जहां चुभने लगा है, वहीं होप सर्कस के चारों मार्गों पर व्यवस्थाओं के लिए लगाए गए पुलिस व होम गार्ड के जवान इन अनियमितताओं पर रोक लगाने में असफल साबित हो रहे हैं। ऐसे हालातों में होप सर्कस के एक तरफ को छोड़कर तीनों मार्गों के सामने हर दिन चौपहिया वाहनों का बड़ा जमावड़ा लगने लगा है। वहीं हालातों पर सुधार किए जाने को लेकर कोई पहल नहीं होती देख वाहन चालकों की मनमानी का दौर तेजी से बढ़ रहा है।
माना कि अलवर ट्रैफिक व पुलिस के पास बड़े वाहनों को नो पार्किंग से जब्त किए जाने को लेकर क्रेन की सुविधा नहीं है, लेकिन जो मैन पावर ट्रैफिक पुलिस के पास है वह भी उदासीन कार्यशैली के चलते हालातों में सुधार की बजाय सोया हुआ है। ऐसे में हमारे सहयोगी समर गुप्ता आपको दिखाने जा रहे हैं शुक्रवार को दिन भर किस तरह हृदय स्थल होप सर्कस के चारों ओर चौपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहा। अलवर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर अक्सर जब भी पुलिस व ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों से बात की जाती है तो उनके पास एक सीधा जवाब होता है कि संसाधनों की कमी के चलते हम व्यवस्था नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिसके लिए संसाधन से ज़्यादा आदमी में जागरूकता की ज़रूरत है, और उसी जागरूकता की कमी के चलते आज हम आपको दिखाएंगे होप सर्कस के अधिकांश क्षेत्र जहां पर इस तरह लिखा पड़ा है कि चौपहिया वाहनों के लिए यहाँ पर पार्किंग अवैध है, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड से लेकर ट्रैफिक पुलिस और भी जितनी भी तरह के पुलिस के अधिकारी यहाँ से गुजरते रहते हैं, उनकी नज़र में रहती है ये व्यवस्था, लेकिन इसको रोकथाम को लेकर कोई प्रयास नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है ये लोग और क्यों करते हैं यहाँ पर इस तरह की अवैध पार्किंग। चलिए, हमने आपको जिस तरह के हालातों को लेकर अभी तक बताया कि आखिर हालात कैसे हैं, ऐसे में एक सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने अभी अभी अपना चौपहिया वाहन यहाँ पर नो पार्किंग जोन में पार्क किया है, कारण क्या है सर, क्यों करा है आपने? सर सुविधा ही नहीं है। सुविधा में क्या चाहते हैं कि आप अगर नो पार्किंग जोन है वहाँ पर पार्क कर दिया जाए? पार्किंग स्टैंड हो कोई सही जगह पे तो हम तो वहीं पार्क करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे? अच्छा, आप अलवर में रहते हैं या बाहर से आए हैं? अलवर से ही है प्रॉपर। कितना टाइम हो गया आपको अलवर रहते? अलवर बचपन से, अलवर से बचपन से रहते हैं, तो अलवर शहर में भी कई बार आ चुके होंगे लगभग आप? काफ़ी टाइम। तो यहाँ तांगा स्टैंड पे पार्किंग के लिए चौपहिया वाहन है ना? वहाँ सर अगर सही बात मान के चले तो वहाँ उनकी दादागिरी चलती है। जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है चार्जेज, उनका चार्जेज कुछ अलग होते हैं, और यदि सही तरह बात नहीं करो तो उनको दादागिरी दिखाते हैं, ऊट पटांग शब्द बोलते हैं। तो उससे अच्छा तो यही है ना, कहीं पे भी लगा दो, जब दुनिया लगा रही है तो हम भी यही सोचते हैं कि चलिए वो तो उनकी दादागिरी रही और ये अपनी दादागिरी रही कि अपन कहीं पे लगा दें। लेकिन एक मेन कानून की बात की जाए तो जो ट्रैफिक पुलिस है या यहाँ होमगार्ड के जवान ही कभी आके आपको कहते हैं कि भाई साहब आगे कर लो? नहीं कहते हैं, वो तो बेचारे पपैया बजाते रहते हैं। जगह यहाँ तो अब 4-4 देखने को मिल रही है, क्या कहते होंगे? अब देखो सर, जो जहाँ पब्लिक चल रही है, एक्चुअली क्या है, जो रास्ता एक्चुअली बना होता है ना, सब लोग सोचते हैं कि यार हम भी चलो इसी पे चल रहे हैं, तो अब जो रास्ता हमें दिख रहा है तो हम भी उसी पे चल रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली बात हुई कि भीड़ तंत्र है, जहाँ भीड़ चली हम भी चल दिए। लोकतंत्र तो है ही, लोकतंत्र भी है, ऐसी बात नहीं। भीड़ तंत्र हो गया ये तो। अभी तो खैर भीड़ तंत्र के पीछे भेड़ चाल हो गई, एक के पीछे एक चलेगी। बिल्कुल, एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, अभी 2 हुई है और मान लीजिए 4 हो गई, तो फिर लग रहा है आपको कोई जा पाएगा इस रास्ते से? नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा सर। तो क्या सलाह क्या है आपकी, कैसे? सलाह ये है कि कोई जो स्टैंड है वो अच्छा सा निर्धारित करा जाए, और रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए होने चाहिए। और इट मीन्स यहाँ अगर एक गाड़ी नहीं है तो फिर सेकंड बंदा ये नहीं सोचेगा कि यार मैं भी लगाऊं, क्योंकि एक भी नहीं है। अगर ये सारे नियम सबके लिए हैं तो फिर सभी फॉलो करेंगे, एक के लिए हैं तो एक कैसे फॉलो कर सकते? ट्रैफिक पुलिस को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए, ये साफ तौर पे मानते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार जब भी होगा जब संबंधित विभाग अपनी कार्यशैली को लेकर थोड़ी सी सख्ती दिखाएगा, और सख्ती के साथ साथ नियमों की पालना हर एक के लिए ज़रूरी होगी। इस तरह के और लोगों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो हालात हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चलिए, हम आपको अब ये भी दिखाते हैं कि इस तरह की अवैध पार्किंग के चलते यहाँ पर जिस तरह की दुकानें, और ख़ासकर जो सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े हुए कुछ विभाग हैं जिनकी यहाँ पर कार्यशैली प्रभावित होती है, उनसे ही बात कराते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो अवैध पार्किंग है होप सर्कस के चारों तरफ हो जाती है, आपका व्यवसाय कैसा प्रभावित है?
हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है वैसा। ये अन्य तो कोई कस्टमर आ पाता है और इनसे कहते हैं तो और लड़ाई झगड़े को तैयार रहते हैं। ये पार्किंग वाले, ये गाड़ी वाले, कई बार हमारा झगड़ा भी हो गया इनसे खड़ी करने पे। फिर क्या करें, हम तो अब बेबस रहते हैं ना इनके सामने। ये मानते नहीं है, हम मानते नहीं है। चलिए तो पब्लिक की बात हुई, वाहन चालक नहीं मानते। जो ट्रैफिक पुलिस है और यहाँ पे होमगार्ड के चार जवान, वो कुछ नहीं करता, घूम घाम के चले जाते हैं, देख दाख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस कहती है हमारे पास क्रेन नहीं है। वो तो एक बात हुई कि जब आपने चालान काटा, जब आपको क्रेन की जरूरत है, वो रुकने से पहले ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आते नहीं है इधर को, सब इकट्ठे रहते हैं उधर, एक ही कोने पे रहते हैं, इधर रहते ही नहीं है। आराम से रहते हैं, यहाँ ड्यूटी लगाते रहते, उधर ही है सारे के सारे इकट्ठे। खादी ग्राम उद्योग की बात करी जाए तो वैसे ही व्यवसाय प्रभावित है जितना आधुनिक युग चल रहा है, और ऐसे में ये और कोड में खास का काम करती होगी ये समस्या। बहुत ज़्यादा समस्या काम करती है हमारे पास में, ये उलझन पड़ती है क्योंकि हमारे पास सारे कस्टमर आते हैं, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल लेके भी आते हैं, साइकिल वाले भी आते हैं, तो इन्हें खड़े होने में परेशानी बढ़ती है और कस्टमर को निकलने में परेशानी बढ़ती है। अब देखो, अब सारे मिली हुई है, गाड़ी खड़ी है सब, अभी कहते हैं तो मानते नहीं है, ये आते नहीं है पुलिस वाले तो। चलिए, जैसे इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कार्यशैली है ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की, वो सिर्फ आश्वासनों तक टिकी है या फिर उदासीनता तक टिकी पड़ी है। ऐसे हालातों में क्या सुधार को लेकर उच्च अधिकारी कोई कदम उठाएंगे, ये देखने का विषय रहेगा। साथ ही हम इस हालातों से और भी आपकी जानकारी कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए, हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी रहती है कि इस तरह गाड़ी पार करनी पड़ती है। मतलब इस तरह गाड़ी पार करना, नो पार्किंग इलाका है, कुछ तो बता। जिस तरह आपने हमारी पूरी खबर में देखा कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अलवर शहर के हृदय स्थल पर किस तरह के हालात हैं। नो पार्किंग में अधिकांश गाड़ियां खड़ी रही। ये बात नहीं कि आम जनता ही इस तरह की लापरवाही को लेकर कदम उठा रही है, बल्कि प्रशासन से जुड़े कार्यालय भी इस ओर अग्रसर नजर आए। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि कब तक हम सिर्फ सुविधाओं के नाम पर या जागरूकता के नाम पर इन हालातों को झेलते रहेंगे। क्या कभी प्रशासन या वाहन चालक अपनी जागरूकता दिखाते हुए हालातों में सुधार लाएंगे? माना कि अलवर ज़िले में पार्किंग व्यवस्था को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब समस्या हो तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें नई समस्या की बात करनी चाहिए, बल्कि उस समस्या के समाधान में एक प्रयास का कदम उठाना ज़रूरी है। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरें 24। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें। पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन बाला किला की शांत वादियों में कव्वाली के सुरों ने गजब की रंगत भरते हुए उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सूफियाना कव्वाली से करते हुए साबरे बंधुओं ने समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सूफियाना कव्वाली से करते हुए साबरी बंधुओं ने समा बांध दिया। वहीं साबरी बंधुओं की प्रस्तुति एक हाथ में गीता और सीने में कुरान पर सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान पर तालियों की गड़गड़ाहट से बाला किला गुंजायमान रहा। पेश है कुछ झलकियां बाला किला पर आयोजित इस कार्यक्रम की।
तेरे मौला मैं तो तेरे नाज बरदारों में हूँ, तुझसे एक दिन फूल लूंगा इसलिए खारों में। मेरे मौला मैं तो तेरे नाज बरदारों में हूँ, तुझसे एक दिन फूल लूंगा इसलिए खारों में हूँ। जिनसे रहमत के सिवा बुझने लगे तो हवा पे छोड़ आया, चराग बुझने लगे तो हवा पे छोड़ आया, और तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। मैं घर से पढ़ के निकल आया आयतल कुर्सी, और अपने घर की इबादत खुदा पे छोड़ आया। तू मालिक है मेरे मौला, तू मालिक है मेरे मौला, मालिक है मेरे, तू तेरा हरम का मालिक है। रुखना सही काबे की तरफ कर, रुखना सही तौर की तरफ काबे की तरफ कर, रुखना सही काबे की तरफ कर, रुखना सही काबे की तरफ कर, रुखना सही काबे की तरफ और रुखना सही तौर कर। ना मैं दौलत पे नाज करता हूँ, आए मेरे मौला, ना मैं दौलत पे नाज करता हूँ, ना मैं शोहरत पे नाज करता हूँ। मेरे मौला गुनाहगार हूँ मैं, मेरे मौला गुनाहगार हूँ मैं, तेरी रहमत पे नाज करता हूँ। तू मालिक है मेरे मौला, तू मालिक है मेरे मौला, मालिक है मेरे मौला, तू हरम का मालिक है। करम इतना कर दे काबे की तरफ गए, रुकना सही काबे की तरफ गए, रुकना सही तौर की तरफ काबे की तरफ गए, रुकना सही काबे की तरफ गए, रुकना सही तौर। जब यार है हर सू जलवागर, फिर तेरो हरम की मैं देखा, फिर तेरो हरम की मैं देखा, फिर तेरो हरम की मैं देखा, फिर तेरो हरम की मैं देखा। जब यार है हर सू जलवागर, जब यार है वो एक यार है, मालिक सबका एक है और हरसू जलवागर है, उसके प्रकाश हर जगह है। जब यार है हरसू जलवागर, फिर तेरो हरम की कैदे का जिस जा पे नजर वो आ जाए, जिस जा पे नजर वो आ जाए, वो नजर वो आ जाए। सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाए पी के, अब तो कहता है यही प्यार मेरा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है, मुलाकात जरूरी है।
ट्यूशन से। कहीं ना सुकून है, कहीं ना करार, मिलेगा मेरा साकिया मुझे तो एतबार है। कहीं ना सुकून है, कहीं ना करार, मिलेगा मेरा साकिया मुझे तो एतबार है, मुझे तो एतबार है। इश्क करता हूँ मगर इश्क को समझा भी नहीं, इश्क करता हूँ मगर इश्क को समझा भी नहीं। होश वालों मेरा मार जुनून दो देखो, होश वालों मेरा मार जुनून दो देखो, उस पे मरता हूँ जिसे कुछ देखा भी नहीं। मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे मुलाकात जरूरी है सनम। फिल्म से हटके वाला कीजिएगा कि बेख्याली का बड़ा हाथ है रुसवाई में, बेख्याली का बड़ा हाथ है रुसवाई में। आपसे बात करेंगे कभी तन्हाई, आपसे बात करेंगे। हम हैं, शुक्रिया, हम हैं तस्वीरों के माहौल में जीने वाले, हम उतर जाते हैं। वहीं साबरी बंधुओं से इस अवसर पर विशेष बातचीत की गई। पेश है अलवर मत्स्य उत्सव में अपनी प्रस्तुति देने आए साबरी बंधुओं से A24 चैनल की प्रतिनिधि शमी सेतिया की कुछ खास बातचीत के अंश। सभी दर्शकों का आज स्वागत है बाला किला के इस प्रांगण में, जहां आप देख रहे हैं गीत संगीत का माहौल है और एक ऐसा रंग जिसमें रंग कर इंसान खुदा की इबादत करता है और बहुत गहराई से इबादत करता है खुदा की। सूफी संगीत के बेताज बादशाह अमीन साबरी जी और फरीद साबरी जी आज हमारे साथ इस प्रांगण में हैं। हम बहुत ज़्यादा तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ आज यहाँ हैं और उन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ दिया है। तो सबसे पहले तो फरीद साबरी जी, अमीन साबरी जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका किस उम्र में इस ओर रुझान हुआ? मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस लायक समझा हमें। और दूसरी बात ये, हमारा बचपन से रुझान है। हमारे वालिद को आज 60 साल हो गए गाते हुए। हमारे विरासत में हमारे दादा परदादा का यही काम है। हमारे पूर्वजों की एक हवेली, हम लोग मथुरा वाले कहलाते हैं, मेंढू के मथुरा के कहलाते हैं। तो हमें एक हवेली महाराज साहब ने अता की है जयपुर में रहने के लिए। तो कलाकारों की हवेली है वो। तो हमारा बचपन से रुझान हमारे वालिद करते थे, हमारे दादा परदादा। तो 10 साल की उम्र से हम लोग इसमें आ गए, थोड़ा सीखना चालू किया अपने उस्ताद से। और हमारे वालिद ने, वो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने डागर बंधुओं से और हमारे दादा अलाउद्दीन साबिर साहब, अब्दुर्रहीम साबिर साहब से, उन्होंने हमारे दादा के भाई बड़े वाले अब्दुर्रहीम साहब, उनसे कव्वाली की तालीम ली। और उस्ताद सिद्दीक जयपुरी से भी कव्वाली की तालीम ली। देखिए, संगीत एक वो शक्ति है जो आपको ईश्वर से मिला देता है, और खासकर सूफी संगीत हो तब तो कहना ही क्या, आध्यात्म बरसता है उस संगीत में और सीधा खुदा की इबादत है ये संगीत।
और इसके बेताज बादशाह अमीन साबरी जी, फरीद साबरी जी आज हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहते थे कि आपका रुझान किस उम्र में हुआ। तो जैसा कि श्रोताओं हमने जाना कि इनकी मिट्टी की जो खुशबू थी, उस मिट्टी में जिसमें एक बच्चा खेल कर बड़ा होता है, उस मिट्टी में खुशबू ही इसी सूफी संगीत की थी। तो इनकी रग रग में बसा है ये संगीत। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। बस वो कव्वाली जो जिसे आप सुनते हैं उसको इन्हीं ने गाया है। तो एक बार आपके सुर में हम उसे सुनना चाहेंगे यहाँ अपने सभी दर्शकों के लिए। प्लीज़ आप सुनाइएगा हमें। ये आज मैं और मेरा बेटा, मेरे बड़े भाई वो बाहर हैं ज़रा, हम दोनों आपको मतलब पेश करते हैं सिर्फ तुम की कव्वाली, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूर है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। एक मुलाकात 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 मुलाकात, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ज़रूरी है सनम, ज़रूरी है सनम, मुलाकात ज़रूरी है सनम। जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनमें से अगर कोई इस सूफी संगीत को अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसे किस उम्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और तालीम किस तरह से लेनी चाहिए, उस बारे में थोड़ा हमारे सभी जो उत्सुक श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहली बात तो ये कि सूफियाना संगीत कोई मजाक नहीं है। इसमें ईश्वर की भक्ति, बुजुर्गान दीन, सूफी संतों का वाणी होती हैं। कौल है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो कौल जब बयान करते हैं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कौल, मन कुन तो मौला फ़ाहाज़ा अलीउन मौला, ये अरबी में है। मैं आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ, ये अली भी उनका मौला है, ये अली भी उसका मौला है। तो कौल से कव्वाली बनी है और बुजुर्गों ने, हज़रत अमीर खुसरो ने बहुत इसको उसमें तरानों में, रागों में ढाला। तो ये बच्चे आज भी हमारे सीखते हैं हमसे और बच्चे कर रहे हैं माशाल्लाह, सिखाते भी हमारे बच्चे। और हम लोग जयपुर में सिखाते हैं और किसी बच्चे से कोई फीस नहीं है, फ्री। जो भी हमसे खिदमत होती है संगीत की वो करते हैं हम। बड़े कलाकार होने के बावजूद इतनी बड़ी बात जो आज हमें मालूम पड़ी है कि इतना बड़ा फ़न ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अपने इस जो इनका जो फ़न है उसकी। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने फ़न को दुनिया में बिखेरते हैं खुशबू की तरह, और आप खुशबू की तरह बिखेर रहे हैं सभी में। बहुत शुक्रगुजार इस बात के लिए हम आपके। और सर ये बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? वैसे तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, खुदा की नेमत है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम किया आपकी दुआ से, लेकिन हमें अमेरिका के 20 शहरों में किया, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ वगैरह काफ़ी मतलब हम लोग जाते हैं। और लेकिन हमें हिंदुस्तान जो है हमारा सबसे अजीमुशान मुल्क है और हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं हम लोग। ये मेरे बड़े भाई फरीद साबरी साहब जो तशरीफ़ ले आए, ये बताएंगे आपको कव्वाली के बारे में। जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पर परफॉर्म आप कर चुके हैं, और जो हमारे दर्शक आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे जो उभरते हुए कलाकार हैं और कुछ आगे जीवन में बनना चाहते हैं, और ख़ासकर इस फ़न को लेकर मैं खुद सूफ़ी संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जब ये सुनते हैं ना तो आपकी वो 12-15 मिनट की जो कव्वाली है ना, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, वो 15 मिनट लगता है जैसे 3-4 मिनट में ख़त्म हो गई। मतलब सबसे बड़ी खासियत ये है कि चीज़ की लंबाई हमें छोटी नज़र आने लगे कि कुछ और सुनो और देर सुनो। तो बहुत खूबसूरत फ़न है ये, बहुत दिलकश अंदाज़ है आपका। मैं और ऑस्ट्रेलिया और अपने गल्फ़ में बहुत शो किए हैं, अभी यूरोप में भी करके आए हैं। यूरोप में भी एक शो करके आए हैं, इसका उन्वान था प्रोफेट ऑफ इस्लाम। तो 1000 साल पुरानी कव्वाली हम लोग गा के आए वहाँ पर। 1000 साल? जी जी।
उसमें जो रचनाएं हैं बुजुर्गों की, सूफी संतों की, सूफियाना कलाम का क्या है आपकी दुआ से। और बहुत लोगों ने चर्च के अंदर प्रोग्राम रखा था, ईसाई हजरात उसमें बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया आपकी दुआ से। फिल्में बहुत सारी हैं हमारी, मैं फिल्मों में म्यूज़िक भी देता हूँ आपकी दुआ से। अभी मेरी फिल्म आई थी अभी द हीरो अभिमन्यु, उसमें म्यूज़िक भी था। श्रेया घोषाल जी और अपने उदित भाई को, सुनिधि चौहान जी को, मैंने इनको सबको गवाया और मैंने भी गाया। और कई फिल्में हैं मेरी, एक अब है अपनी म्यूज़िक की फिल्म जो मेरे पिताजी ने मैंने गाया है, और कई मेरे भाई के साथ मेरे गाने गाए हुए। साबरी ब्रदर्स आप सुनती है ना, साबरी ब्रदर्स जो है ना हम लोगों के लिए लगाते हैं लोग, क्योंकि हमारे भाई आपकी दुआ से। और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस प्लेटफार्म पे, अल्लाह ने पहुँचाया उसका एहसान है। लेकिन हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है हमारे को, कि हमारे जो गाना बजाना अल्लाह का शुक्र है हमारे खून के अंदर है। सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आने वाली कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जिनमें आपने गाया है, और उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। जी, जाना ना दिल से दूर, हेवड़े से मत दूर जा, हेवड़े से दूर मत जा राजस्थानी फिल्म, जाना ना दिल से दूर हिंदी फिल्म, और एक हमराही फिल्म का नाम है, और तिरंगा एक फिल्म है, और एक फिल्म का नाम है टेररिस्ट, और बहुत सी भोजपुरी फिल्में हैं मेरी जो बहुत सी गाई भी हैं, मेरे को नाम जहन में नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि चलता रहता है फिल्मों के अंदर। अभी भी कुछ रिकॉर्ड करने ताज़ा जा रहा हूँ मैं, आपको इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा, नए रिकॉर्ड भी सुनेंगे तो। आपकी गायकी के जो रंग हैं, इनमें हम समय समय पर यूं ही भीगते रहें और बस इन्हें सुनते रहें और वाहवाही करते रहें, क्योंकि ये फ़न आसानी से किसी को नहीं मिलता, और आपको मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा हम सभी लोग उठाएंगे इसी दुआओं के साथ। और आप बहुत आगे जाएं, बहुत कामयाबी आपको मिले, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। वहीं मत्स्य उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जय कृष्ण क्लब में शुक्रवार को मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गौरी देवी महिला विद्यालय की व्याख्याता ऋतु गुप्ता रश्मि गुप्ता ने बताया कि जय कृष्ण क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम विजेता को 1000 रुपए का नगद व द्वितीय को 500 रुपए व तीसरे विजेता को 250 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। आज इसमें जेके क्लब के प्रांगण में हमने मेहंदी और रंगोली प्रतिस्पर्धा रखी है, जिसमें मेहंदी में तो हमने अरेबिक और इंडियन स्टाइल की मेहंदी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसमें रंगोली में हमने बिलो 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स की कैटेगरी बनाई है। सभी अलवर के सभी गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों, और जेके क्लब की जितने भी विमेन क्लब हैं, इनमें से सभी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। अभी तक हमारे पास 300 के करीब प्रतिस्पर्धी। ये जिला प्रशासन की तरफ से, जैसा आपको पता ही है, 5 दिन के लिए मत्स्य उत्सव मन रहा है, उसी में ये एक एक्टिविटी है जो जेके क्लब की तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है। हमने यहाँ पे 4 ग्रुप्स डिवाइड किए हैं हर चीज़ के लिए, हर दोनों कंपटीशन के लिए। और मेहंदी में भी हम लोगों का ये जजमेंट रहेगा कि 2 घंटे के अंदर बच्चा कितना लगा सकता है। अरेबिक अलग है और फुल हैंड अलग है। और हमारा जो रंगोली है, इसके अंदर भी हमने एक तरीके से इनका कलर डिवीज़न, जैसे कलर गुलाल से बना रहे हैं, कई बच्चे फ्लावर से बनाएंगे, कई बच्चे पत्थरों का यूज़ करेंगे, छोटे छोटे कंक्रीट्स का, तो उसके हिसाब से भी हमारा यहाँ पे डिवीज़न है। और बच्चों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि हमें रजिस्ट्रेशन में ही करीब 1.5-2 घंटे लगे हैं।
पर 3-4 दिन से हमारे फ़ोन पे हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। स्कूल्स ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट लिया है। हर स्कूल से पहले हमारे पास लिस्ट आ गई है और बच्चों का अच्छा इसमें उत्साह दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है जिला प्रशासन का कि जितने भी हमारे यहाँ हमारी धरोहर हैं उसके बारे में जानकारी सबको मिल सके, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जा नहीं पाते हैं ऐसी जगहों पर। इसलिए हमारी हर धरोहर पे उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी रखी है जिससे कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाएं और उस धरोहर को देख सकें ताकि हमारा टूरिज्म बढ़ सके। वहीं रंगोली बनाने आई अंजलि ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर भी रंगोली बनाई गई है, जिसमें बेटी बचाओ जैसे संदेश लिखे गए हैं, जिसमें बेटियों को बचाने का संदेश दिया गया, जिससे लोगों में जागरूकता बनी रहे। मैंने ये सेव गर्ल चाइल्ड पे बनाया है। आजकल दुनिया में बहुत गांवों में कन्या भ्रूण अत्याचार बहुत होता है, तो उसको बचाने के लिए एक प्रेरणा देने के लिए मैंने ये करा है ताकि लोग इसको देखें और सीख लें। रंगोली कलर्स लिए हैं और एक सिंपल चौक से ड्राइंग करके और खुद के आज यहाँ पे जिससे सारे लोग आने वाले हैं देखकर, अलवर का पूरा ऑलमोस्ट शहर के लोग आएंगे तो वो लोग देखकर जाएं और अपने आने और भी लोगों को शिक्षा दें कि वो ऐसा कभी ना करें। तो यहाँ पे एज अ क्राउड हम और दिखा सकते हैं लोगों को कि एक शिक्षा लें वो इनसे। कस्बे के ख्वास जी का बाग मोहल्ले में मामा की शादी में आए 3 वर्षीय भांजे की पानी के टैंक में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ख्वास जी का बाग के कोली मोहल्ले में मान सिंह कोली व राजेंद्र कोली के पुत्र राहुल व ताराचंद की शादी में शामिल होने आए अलवर के जाट कॉलोनी निवासी मनीष कोली की पत्नी कांता अपने बच्चे के साथ अपने भाइयों की शादी में आई हुई थी। शादी समारोह में आई महिलाएं पड़ोस के कालूराम के मकान पर नहाने छत पर गई हुई थी। महिलाएं नहाने के बाद पानी के टैंक को खुला छोड़ आई। छोटे छोटे बच्चे छत पर खेलने गए, जहां खुले पानी के टैंक में बच्चा विष्णु गिर गया। बच्चा विष्णु दूल्हों का बिंदायक बना हुआ था। दूल्हों की निकासी के समय बिंदायक विष्णु की तलाश की गई तो वह नहीं मिला। तलाशने पर बच्चा पानी के टैंक में तैरता हुआ नजर आया, जिसे तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूल्हों की बारात शुक्रवार को राजगढ़ के ख्वास का बाग से दौसा जानी थी, जो निकासी से पूर्व ये हादसा घटित होने से परिजनों में कोहराम मच गया। खुशी का माहौल पूरी तरह से गम में बदल गया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अलवर शहर में शुद्ध पानी सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग कितना जागरूक है, इसका एक बड़ा प्रमाण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना के अलवर शहर में स्थित निवास के तकरीबन 50 मीटर के दायरे में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते घरों में पहुंच रहे गंदे पानी की सप्लाई को देखकर समझा जा सकता है। पेश है हमारे सहयोगी समर गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। केंद्र व राज्य सरकार सफाई व स्वच्छता को लेकर जहां विभिन्न माध्यमों से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अलवर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 1 माह से वीर सावरकर नगर व शिवाजी पार्क कॉलोनी के मध्य बने नाले से होकर गुजर रही पानी बड़ी सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते बड़ी समस्या का कारण बन गई है। साथ ही सप्लाई लाइन के समीप सड़क के किनारे पानी की पाइपलाइन का लीकेज होना व पानी खोले जाने को लेकर बने वाल्व की क्षतिग्रस्त हालत समस्या की कोड में खाच का काम कर रही है, जिसकी एक बड़ी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। देखा आपने किस तरह जिला प्रभारी व खाद्य मंत्री हेम सिंह बढ़ाना के निवास से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित नाले व नाले के समीप पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते गंदे पानी का संचार आम आदमी के घरों तक हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ इन हालातों को लेकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं, जिसका भी सच आप आम आदमी से सुन सकते हैं। कल शाम को 4 बजे जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुल के नीचे हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो रंग काली मोटरसाइकिल को जो चोरी की है बेचने की फिराक में है। इस इतला पर मैंने ये कम से कम हो गया करीबन इसको महीना 1.5 महीना हो गया। तो ये नाले में से होके जा रही है मुख्य पानी की राइजिंग नाले का पाइप टूटा पड़ा है, वो कई दिन पहले से चल रहा है वो भी। और गंदा पानी नाले में आता भी है उसमें। तो घरों में जाता होगा ये पानी? घरों में, ये मेन लाइन है, घरों में जाता है पानी। स्वास्थ्य की बात है और खाद्य मंत्री भी पास पड़ोस में ही रहते हैं। पास पड़ोस में उनका जो मेन रास्ता है उसमें सड़क पे गड्ढा है, काफी सारा गड्ढा है। गड्ढे के ऊपर भी मान लो रोज ना निकलती है गाड़ी, फिर वहाँ से गड्ढा भी नहीं भरा जा रहा है सड़क का। सड़क जब से बनी है, जब से सड़क की जो धार है पूरी जो दिख रही है सामने, उसके ऊपर कोई मलबा नहीं डला है आज तक। मंत्री अब नहीं करने का चाहे तो क्या करा जाए। अभी मान लो ये तो जब और वो देखो ना सड़क की जो धार दिख रही है उसमें आज तक बनी है, जब से मलबा नहीं डला है ना, अब सड़क टूटने लग जाएगी। तो पानी तो जा ही रहा है, पानी तो ये नाला जो पाइप तो जाने कितनी बार कह दिया। अब ये तो कल पार्षद को मैं खुद बोल के आया हूँ। शिवाजी पार्क और वीर सावरकर नगर के बीच में ये नाला है, इसमें से पानी का मुख्य पाइप जा रहा है और वो लीकेज है। बारिश के दिनों में तो भर जाता होगा ये, तो वो तो पानी घरों में भी फुल हो जाता है। ये तो फुल जाता है पानी, नाले में निकल जाता है, फुल हो जाता है। और आपके पीछे ये इतना गंदा है और यहाँ पे भी टूटी पड़ी है, तो घर में जा रहा होगा पानी? बिल्कुल जा रहा है, घर में वो कहाँ जाएगा पानी? गर्मी आ रहा है। फिर कोई सुनवाई नहीं कभी नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि मंत्री आस पड़ोस में रहते हैं, कभी तो देखते ही होंगे। साफ तो रहते ही हैं, साफ की भी जरूर निगाह जाती होगी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क व वीर सावरकर नगर कॉलोनी के मध्य एक नाला और इस नाले से गुजरती हुई पानी की राइजिंग लाइन जो कि क्षतिग्रस्त है, उसकी हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि जलदाय विभाग कितनी बड़ी लापरवाही पिछले 1 महीने से बरतता जा रहा है और इसका प्रभाव न सिर्फ आम आदमी पर है बल्कि इस इलाके में रहने वाले कैबिनेट मंत्री भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से ग्रसित हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या हैं ये हालात। एक तरफ आम जनता पिछले 1 माह से गंदे पानी के चलते परेशान हो रही है, तो दूसरी तरफ जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता इस मामले में शिकायत आने के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन पानी की सप्लाई के दौरान हालातों को लेकर मॉनिटरिंग सतत प्रक्रिया के तहत किए जाने का बड़ा झूठ भी बोल रहे हैं, जिसकी भी एक झलक आप स्वयं देख सकते हैं। अभी शिकायत प्राप्त हुई है लाइन लीकेज की, डायरेक्शन दे दिए सहायक अभियंता जी को और वो ठीक करा देंगे उसको जल्दी। मॉनिटरिंग रेगुलर रहती है, जैसे कंप्लेंट प्राप्त होती है हमारे कर्मचारी भी घूमते हैं, सतत प्रोसेस है, रेगुलर ठीक होता रहता है। तो कुल मिलाकर यदि समय रहते पानी की सप्लाई को लेकर देखरेख का कार्य सुचारू रूप से होता तो इस तरह के हालात पिछले 1 माह से किसी भी क्षेत्र में बने नहीं होते। लेकिन अब जब मंत्री निवास के आसपास ही इस तरह के हालात होने की बात सामने आई है, तब विभागीय अधिकारी मॉनिटरिंग किए जाने का दम भर रहे हैं। केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय बनाते हुए कहीं न कहीं सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के अंतर्गत जलदाय विभाग
पानी सप्लाई को लेकर किस प्रकार की बड़ी अनियमितता बरत रहा है उसका सच आपने देखा। हमने आपको अधिकारी की जवाबदेही भी दिखाई। अधिकारी कह रहे हैं कि सतत प्रक्रिया के तहत मॉनिटरिंग होती है, लेकिन कमाल की बात है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री के घर के आसपास तकरीबन 500 मीटर के दायरे में गंदा दूषित जल सप्लाई होता रहा, लेकिन मॉनिटरिंग कहाँ होती रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जब मॉनिटरिंग हुई तो इस तरह की कार्रवाई क्यों अब प्रकाश में आई। ऐसे में क्या हालात सुधरेंगे, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता। आयकर विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को आयकर विभाग मोती डुंगरी स्थित कार्यालय परिसर के अंदर भोजन मध्य अवकाश के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता ब्रांच सचिव BL मीना ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी विरोधी विसंगतियां हैं। अधिकारी व कर्मचारियों को सरकार द्वारा विशेष लाभ नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, 7 CPC में सुधार करना होगा, 7 CPC में सुधार करना होगा, न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाना होगा, न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाना ही होगा। केंद्र सरकार चेयरमैन हाय हाय, ITF जिंदाबाद। आज हमारी मुख्य रूप से मांग है कि 7वां वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेजेज को बिल्कुल नहीं बढ़ाया है और 52 प्रकार के भत्ते अबोलिश कर दिए हैं और मुश्किल से 15% सैलरी 7वां वेतन आयोग में बढ़ी है और जो भी बढ़ी क्या है कि उसको भी किसी न किसी इनडायरेक्ट रूप से कटौतियों में ली जा रही है। जैसे कि कहीं है जो ग्रुप इंश्योरेंस है, जहाँ हमारे 30 रुपये कटते थे वहाँ उनके 1500 कटेंगे, जहाँ 60 रुपये कटते थे वहाँ 2500 कटेंगे, जहाँ जिन अधिकारियों को 120 कट रहे थे उनके 5000 कटेंगे। तो रिटर्न्स में ही वापस वो है जो उसको ले रहे हैं और बाकी बाजार में ये पता लग रहा है कि 7वां वेतन आयोग आ गया। हमारे केंद्र सरकार ने हमको बिल्कुल नहीं बढ़ाया है और महंगाई को देखते हुए हमारा वेतन बिल्कुल नहीं बढ़ा, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम है जो आगे भी है जो सेंट्रल JCA के आह्वान पर जो हमको निर्देश मिलेंगे हमारी यूनियन के थ्रू, जो भी हमको निर्देश मिलेंगे, हम है जो देशव्यापी हड़ताल करेंगे। आज भी पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है, लंच और डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, काली पट्टी बांध के हम विरोध कर रहे हैं। और आप मीडिया के थ्रू हम है जो पूरे देश में केंद्र सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं और आगे भी हम एक रहेंगे। चाहे सरकार किसी भी कर्मचारी को अगर निकालने की भी कोशिश करेगी ना तो हम मतलब सरकार से सब कुछ लेकर रहेंगे हमारा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए खबरें 24 के साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा व लगातार हो रही चोरी व नकबबजनी की वारदातों को देखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वहीं संबंधित व्यक्तियों की तस्दीक की जा रही है, जिसके तहत शुक्रवार को पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 5 कश्मीरी व 7 हरियाणी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को बुलाकर पूछताछ की। शहर कोतवाली गिरधारी राज शर्मा ने बताया कि बढ़ती घटनाओं में बाहरी व्यक्तियों की अक्सर पहचान नहीं हो पाती, जिसके चलते व्यक्ति आसानी से वारदातों को अंजाम देकर बॉर्डर पर चले जाते हैं। ऐसे में सभी वारदातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके तहत 12 व्यक्तियों को थाने में बुलाकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध मिलता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। रोकथाम के लिए एक रूटीन प्रक्रिया है कि जिसमें
बाहर के लोग आते हैं, उनको जांचते हैं, पूछताछ करते हैं कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया का पार्ट है जिसके तहत हम लोग पूछताछ करते हैं। नहीं, घटना क्या तो ये है कि सभी तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें तहत हमेशा ही जांच करते रहते हैं कि भाई कौन लोग कहाँ से आए हैं, क्या है। किसी भी तरह का अपराध कर सकते हैं, सभी जगह के हैं, आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। वो कश्मीर के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, यूपी के भी हो सकते हैं, दिल्ली के भी हो सकते हैं। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। मोबाइल इनके पास है नहीं, मजदूर लेबर के लोग हैं। कोई बात आएगी तो जाँच की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अलवर पुलिस ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 कश्मीर के लोग और 7 हरियाणा के लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी आईडी के आधार पर उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि वो किस मिशन से यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद उनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, उसके लिए उन्होंने अलवर में प्रवेश किया है, जिसके तहत वह यहाँ काम करते हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कोई विशेष सूचना आती है तो पुलिस इसकी जानकारी आगे दे पाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं भगवान सैनी। राजकीय विधि महाविद्यालय में शुक्रवार को राज्य सरकार के आदेश अनुसार युवा विकास केंद्र की ओर से युवा एकता सप्ताह की शुक्रवार को शुरुआत की गई। 7 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में शुक्रवार को महाविद्यालय में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें कला महाविद्यालय में हेमा देवयानी ने छात्र छात्राओं को भी एकता व समरसता की जानकारी दी। यह कार्यक्रम युवाओं को एकता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार द्वारा ये सप्ताह जो है कौमी एकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में विधि महाविद्यालय में जो युवा विकास केंद्र है उसकी तरफ से जो है जो व्याख्यान माला होती है छात्रों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उसी संदर्भ में ये व्याख्यान माला जो है आज रखी गई है। इसमें मैडम हेमा देवरानी राजकीय कला महाविद्यालय से और पूर्व में जो है सेवानिवृत्त हो चुकी डॉक्टर मिथिलेश गुप्ता जो है सामाजिक एक रूपता व समरसता के ऊपर जो है अपना व्याख्यान छात्रों को संबोधित करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। अंत में नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों की ओर। स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव ने किया अलवर के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण। नवनिर्मित भवनों को सुचारू करने के लिए दिए निर्देश। उपकरणों के रखरखाव पर लगाई फटकार। मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन बाला किला में साबरी बंधुओं ने बांधा समा। इबादत, प्रेम व भाईचारे का दिया संदेश। शुक्रवार को भी हुए अनेक आयोजन। कैबिनेट मंत्री के इलाके में भी पिछले 1 माह से गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। जलदाय विभाग अधिकारी सतत प्रक्रिया के तहत मॉनिटरिंग कराए जाने का फिर भी कर रहे हैं दावा। और आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अलवर पुलिस हुई सजग। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की हो रही है तस्दीक। कश्मीर और हरियाणा के बाहर लोगों से पूछताछ हुई शुरू। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।